गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और थंबनेल से आज का सेशन पता चल गया होगा आपको। तो आज डिटेल में चर्चा करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे, अप्रोच जानेंगे। क्लियर है? तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने से क्या बेनिफिट है आपको। यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लासेस, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको लाइव क्लासेस देते हैं। जिससे क्या है, आप वहाँ पे साथ में क्वेश्चन यानी कि पूछ भी सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, साथ में पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। यहाँ लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। जो भी आपको कोर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके एग्जाम और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। यहाँ जो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी आप देख सकते हो। क्लियर है? तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? तो मैं हरीश कुमार गौतम, जैसे कि आप जानते हो मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरा ये जो एक्सपीरियंस है इससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ है और वो आज केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपको भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिससे कि एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाए, और किस तरह से कंटेंट आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे इसी तरह से। चलिए, तो यहाँ अगर आप नए हो तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, जिससे क्या होगा यहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेंगी सारी क्लासेस के बारे में, स्पेशल क्लासेस के बारे में या फिर यूट्यूब की क्लासेस के बारे में सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। यहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन जाते रहेंगे। ठीक है? साथ में ही मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, वहां पर मेरी डेली 5 बजे क्लास होती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां बहुत सारे सेशन, रिकॉर्डेड सेशन भी हैं जिन्हें आप देख सकते हो। साथ में डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 5 बजे से डेली लाइव क्लासेस होती हैं। तो लाइव क्लासेस, पीडीएफ और सारे अपडेट आप तक पहुंचे हो तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो। जिससे क्या होगा, सारे अपडेट क्लासेस की, कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा यानी कि टाइमिंग रहेगा, ये सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है? यहाँ अनअकैडमी पर मेरे साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं, और जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी भी गाइडेंस मिलेगी आपको यहाँ पे। यहाँ ऑलरेडी लगभग 16,000 के समथिंग कोर्स पहले से लॉन्च हो रखे हैं। साथ में समय समय पर कोर्स आते रहते हैं यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ आप सब्सक्रिप्शन दो माध्यम से ले सकते हो, एक प्लस के माध्यम से, दूसरा आइकॉनिक के माध्यम से। अगर प्लस के माध्यम से लेते हो तो यहाँ लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ आप कंप्लीट तैयारी करते हो तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए भी अवेलेबल है। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यानी कि लेना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड अगर यूज करते हैं HKG1, तो ये क्या करेगा, आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। साथ में टीम के द्वारा हर स्टेज पर आपको गाइड किया जाएगा, जहां पे भी आपको हेल्प की नीड होगी आपकी हेल्प की जाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 मंथ का यानी 1 ईयर का, 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है 49,500 ओनली। अगर HKG1 आप कोड यूज करते हो तो फी हो जाती है 44,550 ओनली। क्लियर है? यहीं अगर आप आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, हिस्ट्री प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। रेफरल कोड आज का आप कहीं पे भी किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना है तो आप यूज कर सकते हो HKG1। क्लियर है? साथ में यहाँ सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं, तो ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए। साथ में अगर क्रैश कोर्स के लिए लेना है तो क्रैश कोर्स के लिए, लेकिन कंप्लीट के लिए आप 1 ईयर का प्लान ले सकते हो, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और रेफरल कोड HKG1 आप यूज करिए, जिससे कि आपको यहाँ मिलेगा डिस्काउंट। और प्रॉपर जैसे कि अगर 1 ईयर की जो फीस है 27,500 ओनली, अगर आप रेफरल कोड यूज करते हो तो फी हो जाती है 24,750। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है या तो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा या फिर आप लेने वाले होंगे, जिससे कि आपकी एक अच्छे वे में कंप्लीट तैयारी हो जाए, जिससे क्या होगा, जल्दी से सिलेक्शन आपका हो जाए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आपको पता है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आऊँ, कुछ इस पे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, साथ में इन पे बेस्ट अप्रोच रहेगी, किस तरह से हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने, ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। क्लियर है? और आप भी वहां बैठकर हाँ ना बोलते रहा करो, सारी चीजें क्लियर है, बोला करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो। क्लियर है? जैसे कि आप जान रहे हो अभी ये रिकॉर्डेड सेशन चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। तो आप, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं करने देंगे कि आपको ऐसा लगे। ठीक है? बट आपको भी ध्यान रखना है, एक शर्त है आपके लिए, क्या,
कि आपको वहीं की वहीं क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ने हैं, साथ में आपको प्रॉपर हाँ ना सारे जवाब देने हैं, जिससे क्या होगा आपको पता चलेगा, फीलिंग आएगी यस आई डू इट, ये बहुत बेटर हो रहा है, ये सारी चीजें लगेंगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या क्वेश्चन में कहा गया, यदि किसी ऐसी कोई नीति कि किसी समुदाय का 1/3 आबादी प्रतिवर्ष एक स्थान से एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए तो छठवें वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची आबादी क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में कोई वृद्धि न हो। ये हो क्या रहा है, यानी किसी समुदाय, किसी कम्युनिटी, स्पेशल कोई कम्युनिटी है, उसका 1/3 माइग्रेट हो रहा है, क्लियर है, उसमें कोई इंक्रीज भी नहीं हो रहा है उस पॉपुलेशन में, तो ये कह रहा है 6 साल तक यही चलता रहा तो 6 साल के बाद में वो क्या होगा, यानी क्या जनसंख्या बच के रह जाएगी उस कम्युनिटी की। तो एक बात बताओ, करने के कई तरीके हैं, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं इस क्वेश्चन की। हो क्या रहा है कि इस समुदाय में 1/3 जनसंख्या चली जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, 3 में से 1 निकल जाता है, यानी एक साल में 3 में से 1 निकल जाता है। कितना निकल जाता है, 1, तो बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना रह जाता है, अगर 3 जनसंख्या थी उसमें से 1 निकल गया तो बचेगा कितना, 3 में से 2, कितना बचेगा, 3 में से 2, एक साल में 3 में से 2, अगली साल में फिर जो बचा उसका 2/3, फिर जो बचा उसका 2/3। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल इसी को समझाऊं, माना कि इनिशियल पॉपुलेशन इसकी थी आईपी, मान लिया इनिशियल पॉपुलेशन, अब इसका 1/3 निकल गया तो बचेगा कितना, 2/3। अगली साल इस बचे हुए का फिर 2/3 बचेगा, अगली साल फिर बचे हुए का 2/3 बचेगा, फिर 2/3 बचेगा, फिर 2/3 बचेगा, और कब तक चलता रहा, 6 साल के बाद तक चलाना है, तो लास्ट में भी 2/3 रह जाएगा। कुल मिला के आप देखो कितने बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 का 1 2 3 4 5 6, यानी हो क्या रहा है, इनिशियल पॉपुलेशन का कितना पार्ट रह जाएगा, 64/729, यानी प्रारंभिक जनसंख्या का कितना भाग शेष रह जाएगा। आप कहोगे सर 64/729, और जो कि आंसर कौन सा है आपका, डी, क्या आंसर है, डी, यानी आंसर क्या रहेगा, 64/729 वहां भाग रहेगा शेष। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में भी कर सकते हो। सर एक साल में कितना रहता है, 2/3 पार्ट रहता है, एक साल बाद 2/3 पार्ट रहता है, तो 6 साल बाद कितना रहेगा। आप कहोगे सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2/3 की पावर लगा दो, कितना, 6, अगर 6 साल बाद है तो पावर 6, 2 साल बाद है तो पावर 2, 3 साल बाद है तो पावर 3, तो आप देखो डायरेक्ट भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 64/729, कौन सा पार्ट बचेगा, 64/729। क्लियर है, अरे हाँ ना बोला करो, यस नो, आ गया समझ में, क्लियर है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो लॉजिक समझा करो, क्वेश्चन कुल मिला के ये है, लॉजिक अगर आपके समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई, तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा। क्लियर है, ये नहीं पूरा डिटेल एक्स वाई ये करके कुछ मत किया करो, सीधा कहो उस सवाल को समझो उसने क्या कहा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, 13 दो अंक की संख्या है, 13 नंबर है और वो 2 डिजिट नंबर है, कॉन्जुगेटिव नंबर है, ऑड नंबर है। क्लियर है, 13 दो अंकीय विषम क्रमागत संख्या है, यदि ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का माध्य, मीन दे रखा है मतलब एवरेज दे रखा है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का जो माध्य है ना वो 39 है, तो सभी 13 संख्याओं का माध्य बताओ, सभी 13 संख्याओं का माध्य बताओ। तो सेकंड लगेंगी 5 और आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि मैंने एवरेज में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था आपको। जैसे क्रमागत संख्याएं, सारी क्रमागत सम संख्या है या विषम संख्या है, देखो आंसर क्या आएगा, मैंने क्या कहा, कितनी, ये क्या कह रहा है, क्रमागत कितनी विषम संख्याओं का माध्य है, 5, कॉन्जुगेटिव है, कॉन्जुगेटिव नंबर कितने, 5, 5 क्रमागत का औसत, क्रमागत विषम का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना है, संख्याओं का औसत, एवरेज कितना दिया हुआ है आपको, 39। अब मैंने आपको बताया था अगली एक विषम संख्या लेने पर औसत में 1 की वृद्धि होती है, बताया था ना, अगली लगातार एक विषम संख्या लेने पर, ऐड करने पर औसत कितना बढ़ेगा, 1। जब एक संख्या लेने पे 1 बढ़ेगा तो देखो ये कितने संख्याओं का था, 5 का, तो लेनी कितनी हमें, 13, तो 5 में कितना और जोड़ा जाएगा, 8 संख्या, जब भी तो 13 होगा, 5 संख्या पहले से हमारे पास है, 5 का औसत है, तो हमें कितनी और जोड़नी है, 8। जब एक संख्या जोड़ने पर एक औसत बढ़ता है तो 8 संख्या जोड़ने पर कितना औसत बढ़ेगा, 8। तो आप देखो 13 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 47, कितना हो जाएगा, 47। ये पूरा डिटेल में मैंने बताया है आपको एवरेज वाले टॉपिक में, तो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने एवरेज नहीं पढ़ा है वो जाके एक बार देख लीजिए, सारी चीजें बताई हैं, सिंपल तरीके से भी बताया आपको, डिटेल भी बताया है और डायरेक्ट अप्रोच भी बताई। तो ये डायरेक्ट अप्रोच आपके समझ में आई, हाँ ना,
देखो मैंने क्या बताया था आपको, यहां से थोड़ा सा याद दिला देता हूं। मैंने कहा था लगातार है, लगातार 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 n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है, उनका औसत a है। उनका औसत कितना है? a। तो अगली एक संख्या प्राकृतिक बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ेगा? 0.5। औसत कितना बढ़ेगा? 0.5। अगर सारी प्राकृतिक संख्याएं उनका औसत a है तो अगली उसमें एक अगर आप प्राकृतिक संख्या जोड़ते हो तो औसत बढ़ता है 0.5। लेकिन यही मैंने बताया था, अगर लगातार आपकी n विषम संख्या है, n विषम संख्या है, तो आप देखो औसत अगर a है तो अगली संख्या बढ़ाने पे, अगली कौन सी संख्या? अगली विषम संख्या बढ़ाने पर औसत कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। औसत कितना बढ़ता है? 1। एक संख्या के लिए 1 बढ़ता है। ऐसे ही मैंने बताया था, अगर n सम संख्या है, लगातार कॉन्जिक्यूटिव n इवन नंबर है, उनका एवरेज अगर a है तो अगली एक इवन नंबर लेने पर भी औसत कितना बढ़ता है? 1 बढ़ता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो डायरेक्ट 5 सेकंड के आंसर आपका आ जाएगा। कुल मिला के आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। जो बच्चे नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में मैंने पूरा एवरेज टॉपिक कराया हुआ है, जाके आप देख लीजिए कंप्लीट क्लास होने के बाद में। क्लियर है? चलिए, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आपका सर आंसर है 47। आंसर क्या है? 47। क्लियर है? चलिए, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है? 99 तथा 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके अंक 8 इकाई स्थान पर हैं? तो देखो मैंने नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे स्तर से समझाया है, तो मुझे उम्मीद है जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा है उनका जवाब आ भी गया होगा। और बताइए आंसर क्या होने वाला। देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है? इनडायरेक्टली इसने कहा कि 99 और 1000 के बीच में। तो एक बात बताओ, 99 और 1000 के बीच में जो संख्याएं आती हैं वो कैसी संख्याएं आती हैं? जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर 99 और 1000 के बीच में जो संख्याएं होती है ना, वो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। कितने अंकों की होती हैं? 3 अंकों की। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे जी सर। इसका मतलब इसने क्या कहा कि 3 अंकों की संख्या ऐसी कितनी है जिनका इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? 8 फिक्स कर दिया। तो ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्या है? तो आप कहोगे सिंपल है सर। देखो मुझे बताओ, इस सैकड़े वाले स्थान पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? क्या 0 आ सकता है? आप कहोगे नहीं आ सकता। तो क्या आ सकता है? आप कहोगे सर 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है। तो 1 से 9 तक कितने डिजिट हो गए? 9। यहां कितने अंक आ सकते हैं? 9। अब मैंने क्या कहा, ये जो दहाई वाला स्थान है, यहां क्या 0 आ सकता है? आप कहोगे सर आ सकता है। 0 से लेके कहां तक आएंगे? यहां तक 9 तक। तो यहां कितने डिजिट इकट्ठे हो जाएंगे? 10। तो एक नंबर के लिए 10 हैं, एक नंबर के लिए 10 डिजिट अवेलेबल हैं, तो 9 नंबर के लिए कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90। कितनी संख्या संभव है? 90। ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है? 90, क्योंकि ये वाला तो फिक्स है। तो केवल इनसे ही आपको वैल्यू देखनी है। एक अंक आएगा, जब जैसे एक आ गया, एक आएगा, एक के लिए कितनी संख्या है यहाँ पे? 10। 2 आ गया उसके लिए भी 10, 3 आ गया उसके लिए भी 10, ऐसे करके 9 डिजिट आएंगे, उनके लिए 9 गुणा 10 कितना आंसर आएगा? 90। यानी ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 90। कितनी संख्या संभव है? 90। सेकंडों में आंसर बताओगे। क्लियर है? बाकी मैंने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जा सकते हो और देख सकते हो। बाकी का टेलीग्राम पे लिंक पड़ी हुई है, टेलीग्राम से भी जा सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल है आप जा सकते हो अन अकेडमी करके, अन अकेडमी, और उसमें हरीश गौतम सर्च कर लेना, HAREESHGAUTAM, हरीश गौतम। क्लियर है? बाकी आपको अगर स्पेशल क्लासेस में मैंने कराया है, स्पेशल क्लासेस की तरफ जाना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वो आपको एक कोड मांगता है, तो कोड यूज करिएगा HKG1, कोड यूज करिएगा HKG1, तो आपकी स्पेशल क्लासेस सारी खुल जाएंगी। क्लियर है? वहां स्पेशल फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या मांगेगा? कोड मांगेगा। कोड आप यूज कर दीजिए HKG1, तो जिससे क्या होगा, आपकी सारी जो क्लासेस हैं वो ओपन हो जाएंगी और आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आपको सारी क्लासेस मिल जाएं। ठीक है? और डेली मेरी लाइव क्लासेस अगर आपको लेनी है, डेली 5 बजे लाइव क्लासेस रहती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आया करो, सभी लोग, बहुत अच्छा लगता है। देखो वहां अलग फीलिंग है, वहां क्वेश्चन के आप आंसर पूछ सकते हो, क्वेश्चन के डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चीज है आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके समझ में आ रही हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। देखो कितना भयंकर सा सवाल लग रहा है आपको, है ना? लग रहा है, बस है नहीं। देखो कितना आसान बना देंगे इसे, जितना टिपिकल है ना। ये 2017 पेपर का है, सीसेट 2017 के पेपर का है। देखिए आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे XYZ हैं, 3 खंभे हैं, 3 मकड़ियां हैं ABC। इन खंभों पर एक ही समय पर चढ़ना शुरू करती हैं। एक प्रयास में A X पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है और 1 सेंटीमीटर फिसल जाती है।
जो बी है वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है और 3 सेंटीमीटर फिसल जाती है। जो सी है वो जेड पर 6.5 चलती है और 2 फिसल जाती है। उनमें से प्रत्येक मकड़ी को खंबे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास करने हैं, यानी हर मकड़ी 40वें प्रयास में अपने खंबे की यानी ऊपर टॉप पर पहुंच जाती है। तो सबसे छोटा खंबा बताइए। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखिए भैया, हमें क्या करना है, एक बात बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ऐसे क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में कराए हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नंबर, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। साथ में अब थोड़ा लॉजिक समझो। मैंने कहा कि अगर कोई भी मकड़ी है, बंदर है, छिपकली है, कुछ भी है, मैंने क्या कहा, अगर जैसे पहले वाले खंबे की बात करें, पहले वाले खंबे की एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको। पहला खंबे पे कितना चढ़ती है, 6 सेंटीमीटर चढ़ती है। पहले प्रयास में 6 सेंटीमीटर चढ़ी, जैसे ये कोई खंबा है, इस पे 6 सेंटीमीटर चढ़ी, लेकिन अपने आप फिसल गई। कितना सेंटीमीटर फिसल गई, 1 सेंटीमीटर। कुल मिला के एक प्रयास के अंत में इसने कितना चढ़ा, आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर चढ़ी। कितना चढ़ी, 5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 6 चढ़ी थी लेकिन फिसल गई एक, तो कितना चढ़ी, 5। बोलो हाँ। इसी तरह से ये चढ़ेगी फिसलेगी, चढ़ेगी फिसलेगी, चढ़ेगी फिसलेगी। एक बार ऐसी स्थिति आएगी, थोड़ा लॉजिक समझो, एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि जब ये टॉप से कुछ सेंटीमीटर पहले होगी। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जब टॉप से 6 सेंटीमीटर पहले होगी तो लास्ट वाली छलांग में, यानी जो लगाएगी ये छलांग, कितने मीटर की लगाएगी, सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर चढ़ जाएगी। और चढ़ जाएगी तो इसे टॉप मिल जाएगा, और टॉप मिल जाएगा तो बैठ गई। जब बैठ गई अब नहीं फिसलेगी। मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लास्ट वाला जो प्रयास होगा उसमें चढ़ेगी चढ़ेगी, केवल फिसलेगी नहीं, केवल चढ़ेगी फिसलेगी नहीं। मतलब आपको क्या करना है, चढ़ेगी फिसलेगी वाले कितने प्रयास होंगे, आपको क्या देखना है कि उसमें लास्ट वाला जो प्रयास है ना, लास्ट वाला जो उसने प्रयास किया उसे केवल चढ़ाने पे फोकस करना है। किस पे करना है, चढ़ाने पे। क्लियर है। तो देखो हम करेंगे कैसे, हमारे टोटल प्रयास कितने थे मकड़ियों के, 40 प्रयास थे, लेकिन उसमें से एक प्रयास घटा देना है। कौन सा वाला, जो केवल डायरेक्ट चढ़ती है, उसमें फिसलती नहीं है। उसका मतलब हर किसी मकड़ी के पास में कितने प्रयास रह गए, आपको 39 रह गए। यानी 39 प्रयास वो कैसे चढ़ेंगी, इस प्रयास में चढ़ेगी फिसलेगी, चढ़ेगी फिसलेगी। जबकि एक जो होगा इसमें डायरेक्ट आपकी चढ़ जाएगी, डायरेक्ट आपकी क्या होगी, लास्ट वाले में चढ़ेगी फिसलेगी नहीं। बस ये लॉजिक समझ में आया। अगर ये लॉजिक समझ में आया तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था, पूरी रामायण से कोई मतलब नहीं है। कैसे, आप एक बार बताओ, पहले प्रयास में 6 सेंटीमीटर चढ़ी और 1 सेंटीमीटर फिसल गई। देखो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, पहले प्रयास में क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर चढ़ी, 6 सेंटीमीटर चढ़ी और 1 सेंटीमीटर फिसल गई। कुल मिला के एक प्रयास में ये कितना चढ़ेगी, 5 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। यहीं अगर दूसरे खंबे की बात करें और दूसरी मकड़ी की बात करें तो आप देखोगे ये क्या कर रही है, ये जो कर रही क्या है, ये करेगी, कितना चढ़ेगी, ये चढ़ेगी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर चढ़ेगी और कितना फिसल जाती है, 3 सेंटीमीटर। कुल मिला के ये एक प्रयास में कितना चढ़ती है, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर तीसरे वाली मकड़ी की बात करें, जो तीसरी वाली मकड़ी है, ये कितना चढ़ेगी, देखो ये कितना है, 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है लेकिन फिसल जाती है कितना सेंटीमीटर, 2। तो कुल मिला के एक प्रयास में कितना चढ़ेगी, 7.5। तो इसने कहा सबसे छोटा खंबा कौन है। तो सबसे छोटा खंबा कौन है, देखो एक छोटा सा अनुमान लगाइए आप। एक प्रयास में ये 5 सेंटीमीटर चढ़ती है, ये 4 और ये 4.5। तो आपको क्या लग रहा है, सबके पास में प्रयास बराबर हैं, मतलब हर स्टेप यानी स्टेप बराबर हैं, कितने हैं, 39। तो सबसे कम जो लंबाई होगी कौन से वाले खंबे की होगी, जिसके एक प्रयास में कम चढ़ती है। और कितना कम चढ़ती है, 4। तो डायरेक्ट इसी पे काम करो। यानी एक प्रयास में मकड़ी चलती है 30, कितना चलती है, 4 सेंटीमीटर चढ़ती है, तो 39 में कितना चढ़ जाएगी। प्लस इसमें क्या करेंगे, प्लस इसमें कितना करेंगे, इसमें जो चढ़ने वाला, जो लास्ट वाला स्टेप है उसका चढ़ने वाला कितना है, 7 और जोड़ दो, तो यही क्या आ जाएगी, खंबे की लंबाई। यही क्या आ जाएगी, खंबे की लंबाई कितनी आ गई, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 43 हो जाएगा। यहां से 4 थी 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। आंसर आ गया 163, आंसर आ गया 163। आंसर कौन सा है, बी है। आंसर कौन सा है, बी। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई, अरे हाँ ना, आ गई क्लियर। देखो आप आराम से लॉजिक लगा सकते हो और सेकंडों में आंसर बता सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। चलो एक और बार समझा देता हूं मैं आपको, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए
हमें क्या पता है, मैंने यहाँ क्या समझाया कि जो एक लास्ट स्टेप होगा ना, उसमें आपको साइकिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसमें मतलब चढ़ेगी फिसलेगी नहीं, डायरेक्ट चढ़ जाएगी। तो आपको जितने भी स्टेप हैं उसमें से एक स्टेप क्या करना है, घटाना है। एक उसका जो प्रयास है वो आपको क्या करना है, घटाना है। क्लियर है? तो आपके पास में 39 है, 39 आपके पास में प्रयास किए गए मकड़ियों के पास में, हर किसी मकड़ी ने 39 किए, और जिसमें क्या है, चढ़ेगी फिसलेगी वाला है। तो पहली जो मकड़ी है 6 सेंटीमीटर चढ़ी, 1 सेंटीमीटर फिसल गई, कुल मिला के एक प्रयास में कितना चढ़ेगी, 5। ऐसे ये कितना चढ़ेगी, 4, और ये कितना चढ़ेगी, 4.5। तो सबसे कम किसका है, 4 का, तो 4 का। तो 4 इंटू एक प्रयास में 4 सेंटीमीटर, तो 39 में कितना चलेगी, आप कहोगे सर 39 में कितना चलेगी, आप कहोगे सर 156 प्लस इसमें 7 क्यों जोड़ दिया, क्योंकि 39 लास्ट में जो 40वां प्रयास होगा उसमें चढ़ जाएगी, तो 7 और जोड़ दो, तो आंसर कितना आएगा, 163। यानी छोटा खंबा कितना मीटर सेंटीमीटर का है, 163 सेंटीमीटर का। कितने का है, 163। यानी सबसे जो छोटा खंबा है वो कितना ऊंचा है, 163 सेंटीमीटर। तो इस तरह के लॉजिक और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर सकते हो, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से थोड़ा दिमाग में करिए और हो जाएगा। देखो इतनी रामायण लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्या लिखनी पड़ेगी, ये तो मैंने समझाने के लिए दिया है। क्या ये भी लिखना पड़ेगा कि 4 में से 1 गया तो 5 बचा, ये दिमाग में करोगे ना, वहीं की वहीं पेपर में कर दोगे। क्लियर है? हाँ, चलिए, मुझे उम्मीद है ये आपके इस चीजें समझ में आ गई हैं, और इसी तरह से आप करोगे ना, हाँ ना बोला करो। चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होने वाला है। देखो ये पेपर 2017 का पेपर है, जिसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारी चीजें हैं। मान लीजिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है, 50 किलोग्राम। 5 व्यक्तियों का वजन 45 किलोग्राम है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का वजन 55 किलोग्राम है। तो 5वें व्यक्ति का वजन बताओ। देखो सेकंड में आंसर तो यहीं से बता दोगे आप। सेकंड में कैसे बता दोगे, जिन्होंने मुझसे एवरेज पढ़ा है उन्होंने बता दिया होगा अब तक तो, कि सर पहले 5 का कितना है, 45, अंतिम 5 का कितना है, 55। इसका मतलब एवरेज 50 आएगा। आप कहो कैसे आएगा, देखो यहां औसत कुल का कितना है, 50। तो ये देखो 45 है, तो एक आदमी का कितना कम है, 5 कम है। जब एक का 5 कम है तो 5 का कितना कम हो जाएगा, 25 की कमी। यहां एक का कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 का कितना ज्यादा हो जाएगा, 25 ज्यादा। तो कुल मिला के देखो औसत में 25 कम और 25 ज्यादा, कुल मिला के सब बराबर हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब औसत समान रहे रखने के लिए न तो कुछ बढ़ाना न कुछ घटाना, मतलब क्या रहेगा, जो औसत है, औसत कितना है, 50, जो औसत है वही उसका वजन होगा। औसत कितना है, 50, तो आंसर क्या आएगा, 50। अब कुछ के दिमाग में नहीं आया होगा, कुछ कह रहे होंगे सर हमें तो नहीं पता, जो फर्स्ट क्लास में आए हैं उन्हें नहीं पता होगा। देखो बेटू, एवरेज पढ़ना है आपको तो डिटेल में लिंक दे रखी है, वहां से एवरेज पढ़िएगा। ऐसे समझ में आ गया, अच्छी बात है, नहीं एवरेज वाला टॉपिक जो है मेरा उसे पढ़िएगा, वहां से सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा मैंने क्यों किया, कैसे किया, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, बाकी साथ में डिटेल बता दे रहा हूं, एक और डिटेल है इसकी। डिटेल कैसे करोगे, ऐसे कर लो जो सबको आती है। एवरेज वाली डिटेल है जो, उससे कर लो। जैसे मैंने क्या कहा, 9 व्यक्ति हैं, कितने परसेंट है, 9। इनका जो औसत है, एवरेज कितना है, एवरेज 50 है, और एवरेज का मतलब हर किसी को 50-50 है। तो कुल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 9 पंजे 45, 450 किलोग्राम। बोलो हाँ, कुल वजन कितना हो गया, 450। क्लियर है? अब यहीं अगर मैंने कहा पहले 5 का कितना है, 5% का एवरेज कितना है, आपने क्या कहा, 5 का 45 है। तो 5 का 45 है, तो टोटल का कितना हो गया, आप कहोगे सर 225 हो गया। कितना हो गया, 225। यहां अगले 5 का कितना है, अगले 5 का 55 है। तो मैंने कहा यहां कितना हो गया, यहां आप कहोगे 275 हो गया। अब 275 और 225 टोटल कितना हो गया, 500। कितना हो गया, 500। होना चाहिए 450, लेकिन हो रहा है 500। क्यों हो रहा है, क्योंकि 5वां व्यक्ति 2 बार काउंट किया है। तो कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। इसका मतलब जो 5वां व्यक्ति का वजन है वो कितना है, 50। मतलब 500 में से 450 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा, 50। आंसर कितना आएगा, 50। क्या मेरी बात समझ में आई आपके, बोलो हाँ ना, क्या समझ में आए। तो डिटेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे डिटेल आती है तो डिटेल भी कर सकते हो। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आपने क्या देखा, कुल योग निकाल लिया, कुल योग दोनों का निकाल लिया, वहां से उसमें से टोटल में से घटा दिया, कितना है, 50 ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि उसे 2 बार काउंट किया गया, इसलिए आंसर कितना आ गया, 50। कितना आ गया, 50। क्या मेरी बात समझ में आ रही है,
हाँ ना बोला करो, समझ में आ रही है ना? यस यस यस, ओके वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। बढ़िया सा क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन है, ट्रेन वाला टॉपिक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया और आंसर आ गया। हाँ जो कि सब आ गया, सब आ गया, सब समझ में आ गया ना? आएगा, आंसर आएगा। देखो भैया, इसमें क्या कहा गया, एक मालगाड़ी है, दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है, निकलने दो भैया, मालगाड़ी है, दिल्ली से मुंबई के लिए निकलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए, ये भी दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। पहले रवाना मालगाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मालगाड़ी को पकड़ेगी कौन एक्सप्रेस? देखो समझो एक क्वेश्चन, इसी को आराम से समझाते हैं बड़े प्यार से, जिससे कि आराम से आपके चीजें पहुंच जाएं आप तक। ठीक है, चलो कैसे समझोगे आप? जैसे आपको समझना है वैसे समझ लीजिए। देखो चलिए, तो मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, देखो ये क्या क्वेश्चन है, देखिए समझिए। मैंने क्या कहा, ये आपका क्या है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका दिल्ली है और ये आपका मुंबई है। ठीक है, पहली जो रेलगाड़ी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकली। किस स्पीड से निकली? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब इसके 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। तो मुझे बताओ 40 किलोमीटर प्रति घंटे वाली 2 घंटे में कितना आगे चली जाएगी? आपको वो 40 दूनी 80 किलोमीटर चली जाएगी। यानी जो पहली वाली ट्रेन है, अगर पहली वाली ट्रेन कौन सी है, पहली वाली ट्रेन कितना आगे निकल गई? आपने देखा कि ये यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, कहीं पे भी पहुंच गई होगी। यानी ये पहली वाली ट्रेन यहां पहुंच गई, अब दूसरी वाली ने यहां से चलना प्रारंभ कर दिया। दोनों के बीच में दूरी कितनी है? दोनों के बीच में दूरी है 80 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 80। अब ये भी जा रही है 60 की स्पीड से और ये भी जा रही है 40 की स्पीड से। मैंने कहा दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, क्लियर है, तो इनकी रिलेटेड स्पीड क्या हो जाती है? सापेक्षिक चाल क्या हो जाती है? आप कहोगे ज्यादा में से कम घटाते हैं, क्लियर है, मतलब पीछे वाली जो आ रही है ज्यादा में से क्या है, ज्यादा में से मतलब जो पकड़ना चाह रही है, रिलेटेड स्पीड क्या है, उनका डिफरेंस होता है, सीधा सही समझो, रिलेटेड स्पीड डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस देखोगे क्या हो जाएगा, 60 में से अगर 40 घटाओगे तो किस स्पीड से पकड़ेगी? 20 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से पकड़ेगी? 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 80। यानी कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 80। स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, क्लियर है। तो हम अगर देखेंगे कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितने घंटे लगेंगे? 4। मतलब 4 घंटे में ये ट्रेन जो है पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, सॉरी दूसरी ट्रेन को पकड़, यानी पहली ट्रेन को पकड़ लेगी, ऐसे समझो, मालगाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ लेगी। बस समझ में आ गया ना? कितने घंटे में पकड़ लेगी? 4 घंटे में। 4 घंटे में पकड़ी, मतलब 4 घंटे तक इसने चलना प्रारंभ रखा। तो 1 घंटे में कितना चलती है? 60। तो 4 घंटे में कितना चलेगी? 240। मतलब इसकी जो डिस्टेंस है दिल्ली से 240 किलोमीटर दूरी बाद इसने मालगाड़ी को पकड़ लिया, क्लियर है। तो ये केवल समझाने के लिए इतना डिटेल में मैंने आपको हर स्टेप समझाया है, जिससे आपके समझ में आ जाए। बाकी तो आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन दिमाग में करते हुए। 40 की स्पीड डबल हो गया 80, रिलेटेड स्पीड हो गया 20, 80 बटे 20 करोगे कितना आ गया आपको? 4 और 6 चौक 24, 240। दिमाग में भी आंसर आएगा इसका, क्लियर है, जब प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। तो ऐसे डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में। मुझे उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया। कितना आंसर आएगा? 240। कितना आंसर आएगा? 240। क्या समझ में आया? हाँ ना बोला करो, आ गया ना, कर लोगे ना। देखो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं दो ट्रेन, दो बस, दो आदमी, तो रिलेटेड स्पीड क्या होती है? घटती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रिलेटेड स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है, क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपके चीजें बहुत समझ में आ रही हैं, सारी चीजें आप तक पहुंच रही हैं। हाँ ना बोला करो, यस, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये रहा। चलिए ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, लैंग्वेज लगाइए, जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए मैंने क्या कहा इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर बताइए आंसर। 6 लड़के हैं ABCDEF, ताश का एक खेल खेलते हैं, प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की गड्डी है। वेरी गुड। चलिए यहां तक समझ में आ गया। ये इसमें क्या हुआ, F 2 पत्ते A से उधार लेता है और 5 पत्ते C को देता है। आगे C 3 पत्ते B को देता है, जबकि B 6 पत्ते D को देता है, जो एक पत्ता E को देता है, क्लियर है। हाँ,
उसके पास में ताश के जितने पत्ते हैं, किसके पास में, थोड़ा देखिए यहाँ पे, देन द नंबर ऑफ द कार्ड, देन द नंबर ऑफ कार्ड पोस्ड बाई डी एंड ई, देखो यहाँ थोड़ा सा देखना है, उसके पास, किसके पास यहाँ लिख लेना, डी और ई के पास में, डी और ई के पास में जितने पत्ते हैं, डी और ई के पास में जितने पत्ते हैं, डी और जी के पास में इतने पत्ते हैं, वे निम्नलिखित में से किस समूह के पास में उपलब्ध ताश पत्तों की संख्या के बराबर है। मतलब जितने पत्ते डी और ई के बराबर हैं उतने ही किसके पास हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेना, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम देख लेना। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ चलो समझ में आई। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ लो और जितना कहा उतना कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। बड़ा आसान सा प्रश्न है, आराम से कर सकते हो। देखो हमने क्या कहा, कितने मित्र हैं, आपने कहा सर 6 मित्र हैं। कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ, ए है, बी है, सी है, फिर डी है, फिर ई है और एफ है। क्लियर है। अब इसमें क्या कहा गया, जितना कहा उतना करिए, बस काम खत्म। उसने क्या कहा, इसने कहा कि एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है। देखो सबके पास कितने कितने पत्ते हैं, 10-10 पत्ते हैं, बोलो हाँ या ना। पहले उसने कहा प्रत्येक के पास 10 पत्ते हैं, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है, मतलब उधार लेता है तो ए के तो कम हो जाएंगे और एफ के बढ़ जाएंगे। बोलो क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई आपके? बोला करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, हाँ ना। अब आपको जी सर। अब इसके बाद में क्या हुआ, उधार लेता है और 5 पत्ते सी को देता है, 5 पत्ते सी को देता है, मतलब अपने 2 पत्ते तो लिए, इसमें से कितना है, 5 पत्ते सी को दिए, तो इसके 5 कम हो जाएंगे और सी के 5 बढ़ जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, तो सी जो है 3 पत्ते कम कर देगा और बी को दे देगा, अपने में से 3 पत्ते बी को दे देगा। क्लियर है। जबकि बी 6 पत्ते डी को देता है, तो 6 पत्ते यहां से निकलेंगे और डी के पास में पहुंच जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद में वो जो है ए को एक सॉरी ई को एक पत्ता देता है, कौन, डी, डी जो है ई को एक पत्ता देता है, ई को कितना पत्ता देता है, एक, तो हो गया हिसाब यहां तक। अब उसने क्या कहा, जो हमारे डी और ई के पास में जितने पत्ते हैं वो इसमें से किसके पास हैं, तो बस कर लीजिए। देखो जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दो मुझे, क्या जवाब दोगे आप? मैंने कहा कि भैया ए के पास कितने पत्ते हैं, आप कहोगे सर 8, बी के पास कितने हैं, आप कहोगे सर 7, कितने, 7, यहां इसके पास कितने हैं, 12, इसके पास कितने हैं, 15, इसके पास कितने हैं, 11, इसके पास कितने हैं, आप कहोगे सर 7, कितने हैं, 7। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर कुछ नहीं है, घटाव कर दिया, जोड़ घटाव कर लिया। डी और ई, डी और ई के पास कुल कितने हैं, 15 और 11 कुल कितने हैं, 26, कुल कितने हैं, 26, डी और ई के पास में 26 हैं। अब ये देखना है आपको 26 और किसके पास है, इस ग्रुप में से ऐसा कौन है जिसके पास 26 है। तो ए बी सी, तो पहला ए बी सी है, ए के पास 8, 7 15, 15 और 12 कितना, 27, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा बी सी एफ, बी सी एफ, बी के पास कितने हैं, 7, सी के पास कितने हैं, 12, 12 7 19, 19 और 7 कितना हो गया, 26, आंसर हमारा बी आ गया। आंसर कौन सा आ गया, बी आ गया। बीसीएफ, बीसीएफ ऐसे हैं जिनके पास 26 हैं, डी और ई के पास भी 26 हैं। तो आया समझ में? देखो ऐसे लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर दिया करो। एक आध क्वेश्चन लैंग्वेज बेस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे घबराना नहीं, इतना बड़ा सवाल कैसे होगा, अरे बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? क्या आप तक पहुंच गई? ठीक है, तो इस तरह से करिएगा, चीजें होती रहेंगी, मिलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, लॉजिक देखो, लैंग्वेज देखो, सब होता रहेगा। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है चीजें, बस प्रैक्टिस, रिवीजन, कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, अप्रोच मैं बता रहा हूँ, कंटेंट मैं दे रहा हूँ, बस क्या करना है आपको, रिवीजन। ठीक है, चलो ध्यान रखा करो आप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। ये भी बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 2017 पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, जो नए जुड़ रहे हैं, उनसे मैं बता दे रहा हूँ, आप मेरी क्लास जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी चलती है, डेली 5 बजे, डेली 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चलती है। डिटेल में मेरी लिंक दे रखी है, वहां लिंक पे आप जाके आप मुझे क्या करोगे, वहां से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, कोड मांगेगा, कोड यूज कर देना HKG1, तो उससे क्या होगा, आपको मेरी सारी क्लासेस, जो स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री मिल जाएंगी, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर है, स्पेशल क्लासेस जो भी हैं आपको मिल जाएंगी, सारे जो मैं डेली लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ वो मिल जाएंगी, वहां फॉलो कर लेना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वहां से PDF भी मिल जाएंगी, तो जिससे कंप्लीट आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, जिससे वहां से आपको क्या है, कंप्लीट जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपको मिल जाएंगे, साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो देखिए क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि भैया जो पी है ना, इधर देखो पी है
और ये Q है और ये R है, 3 व्यक्ति हैं। ये कह रहा है P Q की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, Q की तुलना में। तो Q अगर 1 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, यही मतलब है ना? बोलोगे हाँ। जबकि P और Q साथ में अगर मिल जाते हैं, ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, तो R की तुलना में 4 गुना तेजी से काम करते हैं। मतलब ये अगर 1 करेगा तो ये 4 करेंगे। देखो तुम्हारी किस्मत भी इतनी अच्छी है, ये ऑलरेडी इनका सम पहले से ही 4 है। ये कितना है इनका सम, 4। यानी अगर ये 1 करेगा तो ये 4, और किस्मत इतनी अच्छी है कि 4 ही सम है। अगर सम 4 नहीं होता तो क्या करते, इस 4 को और इनका जो सम होता उसे इक्वल करते रेशियो इक्वल बनाने के लिए। क्लियर है? हाँ। तो लेकिन यहाँ 4 मिल गया, इसका मतलब अगर P 3 होगा तो Q 1 होगा और R कितना होगा, 1। यानी P Q R का रेशियो मिल गया। P Q R का रेशियो क्या आ गया, 3:1:1। क्लियर है? किसका, इफिशियंसी का। और आपको पता है ना, जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वही आपका, जैसे सेम अगर यानी कि टाइम अगर सबका बराबर है, समय अगर बराबर है, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वही सैलरी का रेशियो होता है। तो उसने क्या कहा, उन्हें आपस में अपनी आय किस अनुपात में बांटनी होगी। तो जिस अनुपात में क्षमता है उसी अनुपात में आय बटेगी। तो आंसर क्या आएगा, 3:1:1। क्या आंसर आएगा, 3:1:1। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे हाँ या ना? अगर टाइम सबका सेम है तो जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है, सैलरी का होता है। तो हमने देखा रेशियो क्या आ गया इफिशियंसी का, 3:1:1। तो सैलरी का भी क्या होगा, 3:1:1। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। बाकी मैंने टाइम एंड वर्क अभी मेरा चल रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मैं अभी पढ़ा रखा हूं, तो आप वहां जाके लाइव क्लासेस ले सकते हो, जिससे आपको कंप्लीट तैयारी आपको मिल जाएगी वहां से। ठीक है, चलो समझ में आ गया सबके। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। क्या कहा गया, मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स, एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी। एक्स की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, किसी संख्या का वर्ग थी। अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाती है, तो उसे अपनी आयु पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए ना, कि पहले 1 वर्ष पहले किसी संख्या का वर्ग था, 1 वर्ष बाद किसी संख्या का घन, तो दिमाग में 2 बत्ती जलेंगी। सर 1 वर्ष पहले अगर 25 है तो 1 वर्ष बाद 27 हो जाएगा, क्यों 25 5 का वर्ग होता है, 27 3 का क्यों होता है, क्योंकि यही 2 कॉम्बिनेशन है इनके बीच में। तो आप देखो 100 तक के, तो आप देखोगे, आप देखो पहला अगर 25 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27। मतलब ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनकी आयु से 1 वर्ष पहले 25 होगा तो 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 27। तो इनकी मिस्टर एक्स की आयु आज कितनी है, 26 वर्ष। कितनी है, 26। अब ये कह रहा है अगला किसी संख्या, इनकी आयु कोई क्यूब होने के लिए, तो 27 3 का क्यूब है, 3 के बाद में 4 का क्यूब आता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 4 का क्यूब 64 है। मतलब 26 से 64 होने के लिए अभी कितना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर इन्हें अभी 38 साल का वेट और करना पड़ेगा। कितने साल का वेट करना पड़ेगा, 38। तो आंसर कितना आएगा, 38। आंसर कितना आएगा, 38। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जल्दी से बताओ हाँ ना। क्लियर है? देखो क्या किया मैंने, मिस्टर एक्स की जो आयु है 1 वर्ष पहले वर्ग थी, 1 वर्ष बाद घन हो जाएगी, तो हमें कॉम्बिनेशन पता चला सर 25 और 27 का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पहले ये 25 वर्ग है तो ये 27 घन है। अब इसका मतलब इनके बीच में है, तो 26 मिस्टर एक्स की आयु हो गई। अब ये फिर से घन बनने के लिए, तो 27 से फिर घन कब बनेगा, ये 64 पे बनेगा। तो 64 पे बनने के लिए कितना साल इंतजार करना पड़ेगा, आप कहोगे 38 वर्ष इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। कितने वर्ष इंतजार करना पड़ेगा, 38 ईयर इन्हें वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? क्या आप तक पहुंच रही है? हाँ ना बोला करो, यस नो। क्लियर है? हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। ये भी औसत का क्वेश्चन आपका आ चुका है 2017 पेपर में। देखो तभी तो कहते हैं पेपर में क्या है, कभी भी कोई सा भी टॉपिक आ सकता है। क्लियर है? तो देखो एवरेज के अभी तक इसमें 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, तीसरा क्वेश्चन है ये। क्लियर है? तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होने वाला है। किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 दर्ज की गई, इंच दर्ज की गई। आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा पड़ी। 6 दिनों का औसत 0.50 इंच है।
तो बताओ 5वें दिन कितनी वर्षा हुई। देखो डिटेल भी कर सकते हो, मेरी अप्रोच से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको डिटेल बता दे रहा हूँ और वो भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, आराम से कर सकते हो। मैंने क्या कहा, देखो 4 दिन है, अगर 4 डेज का जो एवरेज है वो कितना है 0.40, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1.60 हो जाएगा। क्लियर है, कुल करेंगे तो। जबकि 6 दिन का कितना है, 6 दिन का कितना है, 6 दिन का है 0.50, तो इंटू करेंगे तो कितना होगा 3.003 हो जाएगा। अब मैंने कहा 6 दिन में कितनी वर्षा होती है, कुल वर्षा कितनी होती है 3.00 इंच, जबकि 4 दिन में कितनी वर्षा होती है कुल 1.60 इंच। तो मैं कहा अगर 6 में से 4 वाले घटा दो तो लास्ट वाले 2 दिन में कितनी वर्षा होगी, आप कहोगे सर 1.4 इंच, 0 इंच, बोलो हाँ 1.40 इंच। क्लियर है, ये क्या है लास्ट के दोनों का कुल वर्षा, लास्ट के दोनों दिनों का कुल वर्षा। लास्ट के दोनों दिनों का कुल कितना है हमारे हिसाब से रेशियो 4:3, तो कुल कितना हो जाएगा 7। 7 यूनिट इज इक्वल टू 1.40, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.20। क्लियर है, तो 1 यूनिट बराबर 0.20, तो 5वें वर्ष की देखनी है हमें, किसकी देखनी है 5वें, तो ये 5वां है ये 6वां है, तो 1 बराबर 0.20, तो 4 बराबर कितना होगा 4 गुणा 0.20, और आंसर क्या आएगा 0.80 इंच। कितना आएगा 0.80 इंच, और कितना आंसर है हमारा सी, ऑप्शन कौन सा है सी। तो आराम से कर सकते हो, कोई टिपिकल नहीं है चीजें। देखो पेपर में कम से कम नहीं आपको देखने को मिलेगा 60 to 70, 70% तो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही आसान होती हैं, 70% तो ऐसी हैं, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें करनी पड़ेंगी, लेकिन आसान कब होंगी ये 70% पहले से पता है, नहीं पता तो ये भी हार्ड हो जाएंगे, नहीं पता तो ये भी हार्ड हो जाएंगे। क्लियर है, तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न को आप समझ गए। एक बार फिर देख लीजिए, कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ही पेपर में इसी टॉपिक यानी इसी टॉपिक से और इसी कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन पूछ लिए आपके। देखो 4 दिनों का कितना है, 4 दिनों का 0.40 एवरेज है, तो कुल का कितना हो जाएगा 1.60। 6 दिन डेज का एवरेज कितना है 0.50, तो कुल कितना हो जाएगा 3। 3 में से 1.60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 1.40, कितना आएगा 1.40, कुल है, कुल कितने का 2 दिन का लास्ट का, मेरे हिसाब से लास्ट के 2 दिन का सम कितना है 7। 7 इज इक्वल टू 1.4, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.20, कितना हो गया 0.20। तो आप देखोगे 5th डेज का कितना है 4, 4 इंटू 0.20, और आंसर कितना आएगा 0.80, आंसर कितना आएगा 0.80। क्लियर है तो इसी तरह से प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहो, सारी चीजें आपकी होंगी, समझ रहे हो ना, बस बढ़ते रहो और करते रहो। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और मुझे उम्मीद है बच्चों के आंसर आ रखे होंगे। जल्दी से कमेंट में आंसर दो, समझ रहे हो ना, मैं देखूंगा आपकी कमेंट कल, समझ रहे हो ना, हाँ जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी कमेंट भी देखेंगे, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, है ना। बाकी आप कमेंट करते रहो, कमेंट छोड़ते रहो, समझ रहे हो ना, जिससे कि मुझे पता चले चीजें कैसे लग रही हैं आपको। लाइक शेयर भी करते रहा करो अगर अच्छी लगती हैं तो, समझ रहे हो ना, ये भी कहने की जरूरत है क्या, ये तो अपने आप किया करो, है ना, खुद जिम्मेदारी निभाया करो अपनी। देखो भैया क्या कह रहा है ये, 150 पृष्ठों की एक पुस्तक है जिसमें 1 से 50 तक की संख्याएं अंकित करनी है, तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या बताओ, यानी कितने डिजिट होंगे। 150 पेज टू बी नंबर फ्रॉम 1 to 5 कंटेनिंग, यानी ये क्या कर रहा है डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट पूछ रहा है, कुल अंकों यानी मुद्रित अंकों की कुल संख्या, यानी अंक कितने आएंगे, इस 1 से लेके 150 तक की संख्या लिखने में कितने डिजिट प्रयोग किए जाएंगे। आप कहोगे सर सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं आपके नंबर सिस्टम में एक अंकों की कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 9, 2 अंकों की 90, 3 अंकों की 900, 4 अंकों की 9000। इसी तरह से मैंने लॉजिक बताया था कि कितने भी अंकों की अगर संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हो। क्लियर है, बता सकते हो। जैसे मैंने पूछा 10 अंकों की कितनी संख्याएं, तो जवाब क्या आएगा बच्चे का, सर 9 इंटू 10 की पावर 9। मैंने कहा 50 अंकों की कितनी संख्याएं, तो 9 इंटू 10 की पावर 49। बताया था ना लॉजिक, कैसे बताया था, मैंने क्या कहा था, जितने अंकों की पूछ रहा है तो 9 इंटू जितने अंकों की पूछ रहा है उसमें 10 में 10 की पावर में क्या करते हैं, जितने अंकों की पूछ रहा है उसमें से एक घटा के 10 की पावर के रूप में लिख देते हैं। चलिए ये भी चीजें समझाई थी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं क्यों बता रहा हूं ये अभी आपके समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या कहा 1 से 50 तक, तो 1 से 150 तक, एक अंक की भी होंगी, 2 अंकों की भी होंगी, 3 अंकों की भी होंगी। तो एक अंक की एक डिजिट की कितनी संख्या है, आप कहोगे सर 9 है। 2 डिजिट की कितनी संख्या होंगी, 90 होंगी। 3 डिजिट की कितनी होंगी, अभी आप देखोगे कितनी होंगी, 1 से लेके कहां तक लेनी है 150 तक।
तो आप तो बताओ 1 से लेके 150 तक लेनी है, लेकिन 2 अंकों तक कहां तक सिमट जाएंगे? 1 और 2 अंकों की कुल कितनी संख्या हो गई? 9 और 90 99। तो 150 में से 99 घटाएंगे तो कितनी संख्या बच गई? 51। 51 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है। 51 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है। क्लियर है? तो 1 अंक वाली संख्या 9 है, तो इनके लिए कितने अंक प्रयोग किए जाएंगे? 9। 2 अंकों वाली संख्या 90 है, तो इनके लिए कितने अंक प्रयोग किए जाएंगे? 180। 3 अंकों की वाली संख्याएं 51 है, तो इनके लिए कितने अंक प्रयोग किए जाएंगे? आप कहोगे सर 15, 153। कितने किए जाएंगे? 153। बोलो हाँ, 5 3 15, 3 1 3। तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 3 और 9 कितना हो गया? 12, हासिल का 1। 8 5 13 और 1 14, हासिल का कितना हो गया? 1। और आंसर आएगा 342। कितने अंक प्रयोग किए जाएंगे? 342। आंसर कितना आएगा? 342। आंसर कितना आएगा? 342। बाकी इस पैटर्न के और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कभी पेजों की संख्या कैसे निकालेंगे, कभी अगर आपको डिजिट दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, ये पूरी चर्चा मैंने नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में कर रखी है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे कंप्लीट टॉपिक को देख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना? पूरा डिटेल में मैंने और सारे पैटर्न इसके बता रखे हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है? तो हमने क्या कहा, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा भैया, कुछ नहीं करना था, आराम से आंसर आता। एक डिजिट की कितनी संख्या है? 9। 2 डिजिट की कितनी संख्या है? 90। 3 डिजिट की कितनी रह गई? 51। तो एक डिजिट के लिए 9 डिजिट, सॉरी, एक डिजिट वाली की 9 संख्या है तो 9 डिजिट प्रयोग करेंगे। 90 संख्या है तो 180। 3 डिजिट वाली 51 है तो 153। टोटल हो गया 342। कितना हो गया? 342। आंसर आएगा 342। आंसर आएगा 342। आ रही हो? क्या आपके समझ में आ रहा है? क्या मेरी बातें समझ रहे हो आप? क्या चीजें पहुंच रही हैं आप तक? हाँ ना बोलते रहा करो। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जबरदस्त धमाकेदार प्रश्न आपके सामने क्लॉक का आ चुका है, और मुझे लगता है आप बहुत सारे बच्चे जो क्लॉक पढ़े हुए हैं मुझसे, वो जवाब दे देंगे। बाकी बच्चों के फ्यूज भी उड़ सकते हैं, सर इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे? नहीं, आपको बड़ा प्यार से करना, जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना है नहीं, ये बहुत सेकंडों में हो जाएगा। एरर बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका सीसेट 2017 के पेपर में आया था, और मैंने क्लॉक आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो क्लॉक की अगर आपको जानकारी लेनी है कंप्लीट, तो मैंने रिकॉर्डेड सेशन पढ़ा हुआ है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लेलिस्ट में, यानी आप डिटेल में आप जाके लिंक देख सकते हो, लिंक पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां जो कोड मांगेगा वहां HKG1 आप यूज कर सकते हो, और फिर मेरी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैंने क्लॉक वाला भी टॉपिक आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया। जितने भी पैटर्न होते हैं सारे पैटर्न कराए हैं, तो जाके वहां देख लीजिएगा। क्लियर है? हाँ, और डेली 5 बजे मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है, तो वहां पे भी आप आ सकते हो, डेली क्लासेस ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो भैया आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक घड़ी हर 24 घंटे पर 2 मिनट धीमी हो जाती है। एक घड़ी हर 24 मिनट पे, सॉरी, 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि दूसरी घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक विशेष क्षण पर दोनों घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। यदि 24 घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें, इसका मतलब क्या, ये समझना, ये इंपोर्टेंट टॉपिक, यानी इंपोर्टेंट लाइन है। 24 घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 30 दिन बाद पूरे होने के लिए दोनों घड़ी एक से फिर समय दिखाएंगी, 90 दिन बाद दिखाएंगी, या 120 दिन बाद दिखाएंगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भैया, इस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने क्या कराया था, रामायण से कोई मतलब नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आओ। जो पहली वाली घड़ी है, पहली वाली जो घड़ी है वो कितना धीमे हो जाती है? 2 मिनट धीमे हो जाती है। दूसरी वाली जो घड़ी है वो 2 मिनट तेज हो जाती है। कुल मिला के 24 घंटे में 2 मिनट धीमी और 2 मिनट तेज। कुल मिला के हर 24 घंटे में इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा? 24 घंटे में आप देखोगे, 24 घंटे में दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो जाएगा? आप कहोगे सर 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से कितना मिनट अंतर हो जाएगा? 4 मिनट। लेकिन इसने क्या कहा कि जब 4 मिनट, ये करा कब एक साथ वही समय दिखाएंगी जो आज दिखा रही हैं। तो आप बताओ, जब 4 मिनट का अंतर है, तो आप अगर मैंने कहा एक समय कब दिखाएंगी, एक बात बताओ, अगर ये जो घड़ी है ना, वो दीवाल घड़ी 12 घंटे वाली होली, कितनी होती? 12 घंटे वाली होती,
तो अपन क्या करते कि जब दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाए 12 घंटे का, तब सेम डिफरेंस दिखाएंगे। लेकिन इसने एक आपको लाइन दे रखी है कि ये 12 घंटे वाली सुई नहीं, घड़ी नहीं है, ये घड़ी कौन सी है, 24 घंटे वाली घड़ी है। 24 घंटे वाली मतलब उसमें 12 घंटे नहीं है, पूरा जो साइकिलिंग होती है वो कितने घंटे में होती है, 24 घंटे में। तो इसका मतलब जब इनके बीच में कितने का अंतर हो जाए, 24 घंटे का, दोनों घड़ियों के बीच में कितने का अंतर हो जाए, 24 घंटे का, तब ये समान समय दिखाएंगी। तो मुझे बताइए, बस हो गया सवाल, हो गया सवाल। कैसे? मैंने क्या कहा, जब 4 मिनट का अंतर कितने घंटे में होता है, 24 घंटे में। 4 मिनट का अंतर कितने घंटे में होता है, 24 घंटे में। तो आप बताओ 1 घंटे का अंतर कितने में होगा? आप कहोगे सर 15 का गुणा कर दोगे तो 15 चौका 60, 60 मिनट का मतलब क्या होगा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, मतलब क्या होगा, 1 घंटे। 1 घंटे का अंतर कितने दिनों में होगा, 24 घंटे। 24 घंटे में मतलब आपने एक दिन मान लिया, 24 घंटे का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे या फिर एक दिन। एक दिन गुणा कितना हो गया, 15 दिन। बोलो हाँ है ना, यानी 15 दिन का समय होगा। ये कितने दिन का समय हो गया, 15 दिन का। बोलो क्लियर है, हाँ ना। अब ये 15 दिन का समय हो गया, 15 दिन में यानी 15 दिन में कितना घंटे आगे हो जाती है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 15 दिन में कितनी डिस्टेंस हो जाती है, आपको 15 दिन में हो जाती है 1 घंटे की। और हमें कितने घंटे की डिस्टेंस करनी है, उन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर करना है, 24 का। तो अभी 24 का गुणा और करना है, तो 24 घंटे का बनाने के लिए तो 15 गुणा कितना करना पड़ेगा, 24, और 15 गुणा 24 करोगे कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हो गया, 36। मतलब 360 दिन बाद, कितने दिन बाद, 360 दिनों बाद ये दोनों घड़ियां एक समय दिखाएंगी। 360 दिन बाद ये दोनों घड़ियां एक समय दिखाएंगी। क्या ऑप्शन में है? आप कहोगे न तो 30 है, न 90 है, न 120। तो आंसर क्या आएगा, उपर्युक्त कथनों में से कोई भी नहीं। आंसर क्या आएगा, उपर्युक्त कथनों में से कोई नहीं। अगर तुमसे एग्जैक्ट आंसर पूछेगा तो कितना दिन आएंगे, 360 दिन बाद। कितने दिन बाद, 360वें दिन, यानी 360 दिन बाद, 360 दिन बाद ये क्या करेंगी, घड़ी जो है समय दिखाएंगी एक ही। क्या समझ में आया? तो घड़ी के जो भी पैटर्न बनते हैं, एरर में जो पैटर्न बनते हैं, इमेज में जो पैटर्न बनते हैं, बाटर इमेज हो गया, मिरर इमेज हो गया, मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। एक बार आप जाके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, और बहुत सारे जो भी पढ़ाए हुए हैं, तो जाके देखिएगा, चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। बेटू एक बार और समझा देता हूं जिससे कि आपकी चीजें समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा, पहली घड़ी 2 मिनट धीमी हो जाती है, दूसरी घड़ी 2 मिनट तेज। कितने घंटे में, 24। 24 घंटे में कुल मिला के कितना हो गई, दोनों के बीच में 4 मिनट। और हमें अगर 1 घंटा देखना है तो क्या करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, तो 15 चौका 60, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। मतलब 24 घंटे का मतलब क्या है, एक दिन। एक दिन में होती है 4 मिनट दोनों के बीच। तो मुझे बताओ 1 घंटा होने में कितना समय लगेगा, 15 दिन। और हमें क्या करना है, हमें 1 घंटा नहीं, हमें तो अंतर करना है 24 घंटे का। तो 24 घंटे का अंतर करने के लिए 24 का गुणा किया, तो आंसर कितना आया, 360। 15 चौका 60, 0, 15 दूनी 30 और 360। क्लियर है? 360 दिन बाद ये क्या होगा, एक ही समय दिखाएंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न को, और जो भी मैंने आपको आज पैटर्न और जो क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे स्तर से समझ में आए हैं। इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, जिसमें हम क्या करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे। साथ में कंप्लीट भी टॉपिक चल रहे हैं हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी, और यहाँ पर भी आपके चल रहे हैं, और बहुत जल्द ही लाइव भी होने वाले हैं। यूट्यूब पे लाइव भी क्लासेस आया करेंगे। क्लियर है? जैसे पहले चलती थी। तो तब तक आप करते रहिए, इसी तरह से चीजें बढ़ते रहिए। बाकी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट में छोड़ते रहिए। ठीक है? बाकी आप लाइव क्लासेस भी अनअकैडमी पर लेते हैं। ठीक है, लेते रहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। और बाकी आपको पता है रेफरल कोड HKG1 है। लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अगर चीजें बहुत अच्छी लगती हैं तो किया करो, ये तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।